गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि बाहरी कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में अगर आए तो वो हमारा शरीर उसके साथ लड़ता है, उसे सीधे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। अब वो बाहरी पदार्थ रोगाणु भी हो सकते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव भी हो सकते हैं, या कोई एलर्जिक पदार्थ भी हो सकता है जैसे परागकण है, धूल है। ठीक है, या हम कभी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं, तो उस समय सब चीज़ उसमें मिलान किया जाता है ब्लड ग्रुप का। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी दूसरे के अंग का, दूसरे के शरीर के अंग को भी हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए वो भी एक बाहरी पदार्थ है। तो उस समय भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का या वायरस का, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका जो ये प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, ये सक्रिय होकर के उनको नष्ट कर रही होती है, तो इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसी इम्यूनिटी का, प्रतिरक्षा का, ये रोगाणु के लिए तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन सपोज़ आपने कोई ट्यूब लगा, आपने कोई क्रीम लगा ली और आपके बॉडी में एलर्जी उत्पन्न हो गई, है ना। आपने देखा होगा एलर्जी हो जाती है स्किन पे तुरंत। तो वो क्या है? वो ये है कि आपने जब कोई चीज़ अपने शरीर पे लगाई तो आपके शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र तो सक्रिय हो गया, उसके लिए तो वो क्या है? भारी पदार्थ है, और उस दशा में आपको नुकसान ये पहुंचा सकता है। अगर ज़्यादा बॉडी में एलर्जी हो जाएगी तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी ही कोशिकाओं को बाहरी पदार्थ समझने लगता है, इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी ही शरीर की कोशिकाओं, अपनी ही शरीर की कोशिकाओं को बाहरी पदार्थ समझने लगता है, और जब वो अपने ही शरीर की बाहरी कोशिकाओं को बाहरी पदार्थ समझने लगेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र उनको नष्ट करने लग जाता है। इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा तंत्र के कुछ मतलब साइड इफेक्ट हैं, कुछ क्या है, बुरे प्रभाव है जो हमारे शरीर पर हो सकते हैं। अच्छा प्रभाव तो आपको पता ही है। अब ये जो प्रतिरक्षा है ये दो प्रकार की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है सहज। ठीक है, सहज मतलब जो कोई विशेष प्रकार की नहीं होती है, सहज ही हो जाती। हिंदी में हम कहते हैं ना, सहज ही हमें ये मिल गया, है ना, सहज ही मैंने ये प्राप्त कर लिया। सहज मतलब बड़ी आसानी से, कोई आपको उसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी। तो ये क्यों आपको सहज प्राप्त हो जाता है? क्योंकि ये जन्म से आपके पास होता है। एक्वायर्ड क्या होता है? प्राप्त की गई, उपार्जित की गई। ये स्पेसिफिक टाइप्स की डिफेंस सेल होती है, विशेष प्रकार की लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं। और ये क्या होती हैं? एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं, यानी ये हम उपार्जित करते हैं, हम खुद उगाते हैं। उपार्जित मतलब अर्जित करना, जैसे धन कमाना। तो धन कमाने के लिए आप क्या करते हो? परिश्रम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उपार्जित कैसे होगा? यहाँ पे हमारा शरीर खुद इनको बनाता है। कब? जब हमारे शरीर में कोई बाहरी रोगाणु आ जाता है। तो बाहरी रोगाणु आने पर हमारा शरीर देखता है ये किस प्रकार का है और उससे लड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, अभी समझाती हूँ उसको। पहले इनेट को समझिए, सहज को समझिए। सहज 4 प्रकार के। पहला होता है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल मतलब होता है आपका जो शारीरिक, बैरियर मतलब रोध। बैरियर लगे होते हैं ना सड़कों पे, तो फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक अवरोध। तो ये शरीर के बाह्य अवरोध हैं। ठीक है, अब कौन कौन है इसमें? स्किन है, त्वचा है। आपको पता है कि हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका है। त्वचा पे कहीं पर भी कट लग जाता है तो सूक्ष्म जीव वहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो त्वचा एक बहुत ही अच्छा हमारा क्या है? भौतिक अवरोध है। दूसरा है म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट इन। इसका मतलब है कि ऐसी एपिथेलियम कोशिकाएं जिनमें जो म्यूकस बनाती हैं। ठीक है, तो ये म्यूकस
की परत जिन एपिथेलियम के चारों ओर लगी होती हैं। एपिथेलियम परत के चारों ओर म्यूकस लगा होता है। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि मुख आहार नाल। मुख आहार नाल में अगर आपको कक्षा 11 का याद हो तो मैंने आपको बताया था पूरी आहार नाल के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो शरीर को विभिन्न जीवाणुओं से बचाता है। रेस्पिरेटरी की हम बात करें, श्वसन, जो हमारा नाक है, गला है, उसके अंदर भी हमारा म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि बाहर से जो भी सूक्ष्म जीव आता है उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है। अगला है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी आपका जो मूत्र जनन मार्ग है ये क्या होता है? खुला होता है। तो खुले जो भी मार्ग शरीर के खुले हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इनके अंदर जो है म्यूकस की परत होती है और ये म्यूकस क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को पकड़ करके नष्ट कर देता है। ठीक। अगला क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कार्यकीय रोध। कार्यकीय रोध मतलब शरीर में हमारे ऐसे अवरोध हैं जो सूक्ष्म जीवों को शरीर में जाने से रोकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले मुख है, ठीक है। मुख में क्या है? हमारे लार होता है, ठीक है। और लार में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये सूक्ष्म जीवों को मुख में ही नष्ट करने का काम कर देता है। फिर अगर कोई घुस भी गया अंदर तो हमारे पेट में HCl एसिड है, ये तो नष्ट कर ही देगा। ठीक है। अब आँखों की बात करें, आँखें भी खुली होती हैं, तो आँखों में कोई जीवाणु अगर जाना चाहे तो आँखों में हमारे आंसू आ जाते हैं और आंसुओं में हमारे क्या होता है? लाइसोजोमल एंजाइम होता है। ठीक है। ये लाइसोजोमल एंजाइम का नाम याद रखना आपको। लाइसोजोमल एंजाइम जो यहाँ होता है ना लार में, मुख में, वही आँखों में भी होता है। और ये क्या करता है? ये उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ऐसे हम कान की बात करें तो कान में हमारे वैक्स होता है, मोम होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ईयर वैक्स या सेरोमैन वैक्स इसको कहते हैं। ये क्या करता है? धूल के कणों को फंसा देता है। ठीक है। अगला है सेलुलर बैरियर। ठीक है। सेलुलर बैरियर का मतलब होता है आपका कोशिकीय अवरोध, यानी ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो जीवाणुओं को खाकर नष्ट कर देती हैं। ठीक है। ये कोशिकाएं अलग अलग जगह पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है? शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की WBC होती हैं। देखिए WBC जो है अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है। तो जो ये क्या करती हैं? ये भक्षण का काम करती है। मैंने लिखा है डिस्ट्रॉय और फैगोसाइट्स माइक्रोब्स। फैगोसाइट्स माने खा जाती हैं उनको। ठीक है। भक्षण कर जाती हैं उनका। कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, आपको बुक में भी इसी नाम से मिलेगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो इसको हम जो है न्यूट्रोफिल्स भी कह देते हैं। ये WBC में आपने पढ़ा है। ठीक है। कई रूपों में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। दूसरा है आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? भ्रमणशील भक्षाणु, ऐसे कोशिकाएं, ऐसे खाने वाली कोशिकाएं जो भ्रमण करती हैं, ये रक्त में घूमती रहती हैं। आपको याद रखना है मोनोसाइट एक भक्षण करने वाली भ्रमणशील कोशिकाएं। नेचुरल किलर सेल, और कुछ क्या होती हैं? प्राकृतिक तौर पे जो है मारक कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में पाई जाती हैं, तुरंत पकड़ के मार देती हैं। मैक्रोफेजेस विभिन्न शरीर के विभिन्न ऊतकों में पाया जाता है। मैक्रोफेजेस कहाँ पाया जाता है? बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में पाया जाता है। जैसे हमारे फेफड़ों में कुफर सेल्स होती है। ठीक है। तो ये भी क्या करती हैं? ये सेलुलर बैरियर है, सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। और दूसरी बात, ये जितनी भी सेल है ये जन्मजात है, ये हमारे शरीर में क्या होती हैं? जन्म से होती हैं। अगला है साइटोकाइनिन आपका बैरियर है। तो साइटोकाइनिन बैरियर का मतलब होता है कि जैसे जब कोई सेल हमारी विषाणुओं से संक्रमित हो जाती है, आपको बात ध्यान रखनी है, कोई भी कोशिका में जब विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो वो एक प्रकार की प्रोटीन बनाती है जिसे हम इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन फिर क्या करता है? खुद तो वो सेल नष्ट हो जाएगी लेकिन वो इंटरफेरोन बना के जाएगी, और ये इंटरफेरोन
फिर उन सेल को बचाता है जिन पर वायरस दोबारा अटैक करने का प्रयास करता है। तो इंटरफेरॉन आपका साइटोकाइनिन बैरियर है, ठीक है। अब है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, जो हम प्राप्त करते हैं, मैंने आपको बताया। अब कहाँ से प्राप्त करते हैं हम इसे? जैसे हम धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए हमको पैथोजन अपने शरीर में डालने पड़ते हैं। पैथोजन यानी रोगाणु। अब आप कहोगे ये कि कौन सी बात हुई कि भाई हमें अपने प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए रोगाणु डालने पड़ेंगे। तो ये रोगाणु जो होते हैं ये मृत अवस्था में इनकी कोई सेल्स हम डाल देते हैं। जैसे कि इनका सपोज वायरस है, उसकी प्रोटीन डाल दी केवल, ठीक है। तो उसकी प्रोटीन डालने से हमारी बॉडी, अब देखो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं डाल रहे, केवल प्रोटीन डाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन डालने से क्या होगा, हमारे शरीर को लगेगा कि कोई भारी पदार्थ आ गया है, वो तुरंत उसके प्रति एक हथियार तैयार करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब वास्तव में वही बैक्टीरिया घुसेगा तो क्योंकि उसकी प्रोटीन के प्रति वेपन तो हमारे शरीर में बन चुका है, तो वो वेपन उसको नष्ट कर देगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये सपोज ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर आरएनए है और ये प्रोटीन का खोल है, या आरएनए है। अब आरएनए नहीं डाला हमने, केवल प्रोटीन डाला। तो प्रोटीन डालने से नुकसान हमको कुछ नहीं होगा, ये प्रोटीन हमारा क्या करेगी, आरएनए तो है नहीं। लेकिन इस प्रोटीन के प्रति हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षा कोशिकाएं बना लेगा कि अच्छा इसकी संरचना इस प्रकार की है, मुझे इस प्रकार की संरचना बनानी है ताकि ये इसको तोड़ दे। जैसे हथियार का होता है ना कि भाई उसके पास जो है वज्र है तो हमको भी ऐसी वज्र बनाना है, उसके पास तलवार है तो हमको भी ऐसी तलवार बनानी है। अब तलवार को गदा से थोड़ी नहीं आप लड़ सकते हो, उस पर तलवार तो गदा को काट देगी। तो क्या होता है, ये तैयार बन चुका है, इसको देख कर के। अब जब वास्तव में ये जाएगा, ये तो घातक है, तो हमारे पास तो ये बन चुका है। तो एक्वायर्ड किया, आपने प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने के लिए आपके शरीर में क्या डाला गया, उसी रोगाणु को मृत अवस्था में या कम वो क्रियाशील होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको एक्वायर करते हैं। और इसमें लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अब इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। बेटा ये हमारी मेमोरी सेल में रहती हैं, ठीक है। जैसे इसकी प्रोटीन के प्रति ये प्रोटीन बन चुकी है ना, ये तो आपका जो है वायरस है और ये प्रोटीन बन चुकी है, तो ये मेमोरी में रहेगी, हमारे शरीर को याद रहेगा। और जैसे ही ये आएगा ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो इनको मेमोरी हम कह देते हैं, कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। मेमोरी का मतलब कि ये मेमोरी सेल कहलाती हैं, ठीक है। अब तो हमारा बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहले समय में हमारे शरीर में ये पैथोजन जाता है तो हम बहुत दिन तक बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स धीरे धीरे होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राथमिक रिस्पॉन्स है, उसकी तीव्रता धीरे धीरे होती है, ठीक है। और जब दूसरी बार अगर यही जीवाणु आपके शरीर में आ गया तो आप तुरंत काम करोगे। तो प्राथमिक रिस्पॉन्स, जब आपके शरीर में पहली बार कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है, ठीक है, सपोज़ आपने उसके टीके नहीं लिए हैं, जैसे BCG का टीका देते हैं टीबी के लिए, सपोज़ नहीं लिया, आपको जुकाम हो गया। अब जुकाम का, फ्लू का कोई वैक्सीन नहीं लगाते हैं लोग, वैसे अब तो फ्लू के वैक्सीन भी लगते हैं। तो फ्लू आपके शरीर में हो गया तो कुछ दिन आप 1 हफ्ते तक बीमार रहोगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी है उसके प्रति अपने आप ही क्या बना लेगी, अपने प्रतिरक्षा बना लेगी। तो दूसरी बार जब वही जुकाम का वायरस आपको अटैक करेगा, आप 1 दिन में ठीक हो जाओगे। तो पहला जो प्राथमिक रिस्पॉन्स होता है वो धीमा होता है, द्वितीयक रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है और उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो द्वितीयक रिस्पॉन्स जो होता है उसको कहीं कहीं जो है एनामिस्टिक अनुक्रिया भी कह देते हैं। द्वितीयक रिस्पॉन्स को हम कहीं कहीं क्या कह देते हैं, एनामिनिस्टिक, ठीक है। एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स से पूछ सकता है एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स क्या है या पूर्व वृत्तीय रिस्पॉन्स क्या है। तो द्वितीयक रिस्पॉन्स जो बहुत तेज होता है, ठीक है। अब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझा। अब इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको इसमें आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला जो है आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो भारी पदार्थ हमारे शरीर में जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बनती हैं, ठीक है।
और ये एंटीबॉडीज़ की संरचना इस प्रकार की है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दी गई है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना है होता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसमें 2 चेन है, लाइट चेन और हैवी चेन। ये जो बीच में है ना, ये वाली ये हैवी चेन है, और ये जो साइड में है ये लाइट चेन है, हल्की चेन है। ये वाई शेप होता है। कैसा होता है ये? वाई शेप होता है, और इसके बीच बीच में सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ एंटीजन को ये बांध लेते हैं। ठीक है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो एंटीजन आपके यहाँ बनते हैं। एंटीजन क्या है? कोई भी भारी पदार्थ जिसको आपका शरीर, जिससे आपके शरीर ने लड़ना है। अब ये एंटीबॉडीज़ हैं क्या? ये एक एंटीबॉडीज़ एक प्रकार की प्रोटीन है। इनको हम कह देते हैं इम्यूनोग्लोब्यून। ठीक है, क्या नाम है इनका? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इम्यूनो शब्द बना है इम्यूनिटी से, और ग्लोब्यूलिन आपने पढ़ा है प्रोटीन है। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, और इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं आपका IG। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन बनती है, ये आपकी 4 प्रकार की बनती है। मैंने लिखा IgA, IgG, IgA, IgM और IgE। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? गेम से याद रखोगे, गेम, GAME। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट अबंडेंट आपकी जो है IgA होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। ठीक है, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ कहाँ होती हैं? आपके पसीने में, आंसुओं में, लार में, म्यूकस में और कोलेस्ट्रम में, माँ के दूध में जो खीस होता है उसमें ये पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ आपको समझ आई होंगी। एंटीबॉडीज़ क्या है? अभी एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन है, लेकिन इन्हें बनाता कौन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कहीं कहीं आपको किताब में एक एंटीबॉडीज़ और मिलेगी, IgD। ठीक है, तो मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं करा क्योंकि जो IgD है वो आपकी बी सेल्स पे पाई जाती हैं। जो बी सेल अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो वहाँ ये पाई जाती है, और वो उन्हीं को ही ये क्या करती हैं, लड़ने के लिए तैयार करती हैं। तो मेनली जो है आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार की हैं। अगर 5 भी लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं मानी जाएगी। इसमें से जो IgG है, इसकी एक खासियत क्या है कि ये माँ के प्लेसेंटा से भ्रूण तक भी पहुँच जाती है IgG। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक, अगली जो चीज़ आपको आनी है वो है आपका बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट्स हम जिनको कह देते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आप जानते हो WBC का एक प्रकार है। तो जैसे एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ जो अभी हमने आप एंटीजन, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो कैसे बनती है वो भी इसी में हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये जो जैसे मैंने लिखा है आपका बी सेल और T सेल लिखा मैंने। ठीक है, बी सेल या T सेल, आप इनको बी लिम्फोसाइट्स या T लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये बी सेल और T सेल ये कहाँ बनती है? हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, उस स्टेम सेल में बहुत सारी सेल्स बनती हैं बेटा। ठीक है, जो आपकी RBCs होती है ना, ये RBC, प्लेटलेट्स, और आपके जो WBC की और सेल है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, अगर आपको याद है कक्षा 11 में आपने पढ़ी हैं। और आपका बी सेल, T सेल, ये सब इस स्टेम सेल से बनती है। ये अलग अलग कार्य के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं स्टेम कोशिका से। कुछ कोशिकाएं तो लिम्फॉइड बनाती है, लिम्फ में चली जाती है। लिम्फ मतलब लसिका। लसिका आपके प्रतिरक्षा तंत्र का बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। कुछ जो है RBC बनाती हैं। ठीक, और कुछ WBC बनाती हैं, ये WBC हैं। ठीक, तो WBC में आपको ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो ये लिम्फॉइड सेल भी जो है स्टेम सेल से बनती है, 2 प्रकार की, बी सेल और T सेल। अब बी सेल, इसको बी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ से बनने के बाद कुछ समय अस्थि मज्जा में रहती है, इसलिए इसको बी कह देते हैं। बोन मैरो में रहती है ना, तो बी हो गया। इसको T सेल क्यों कह देते हैं? ये थाइमस में जाती है। थाइमस ग्रंथि होती है एक, हमारे लसिका प्रतिरक्षा तंत्र भी जब मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ बताऊँगी, लसिका ग्रंथि में जाती है। तो T फॉर थाइमस। ठीक है, अब ये T सेल तो तुरंत कार्रवाई करती है, ये सीधे पकड़ के मारती है, समझ गए। और बी सेल खुद नहीं मार पाती है। तो बी सेल जब खुद नहीं मार पाती है तो ये एक प्लाज्मा सेल बनाती हैं।
प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं ये, और ये प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अभी बताया था आपको एंटीबॉडीज़। ये देखिए बी सेल प्लाज्मा सेल बनाती है, ध्यान से सुनिए कि बी सेल और टी सेल यानी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से बनती है, शरीर की स्टेम कोशिकाओं से बनती हैं। जो कोशिकाएं बोन मैरो में ही रहती है और उसके बाद सीधे ब्लड में आती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स। जो कोशिकाएं वहाँ से बनने के बाद थाइमस ग्रंथि में जाती हैं वो टी लिम्फोसाइट। टी कोशिकाएं जो होती हैं वो सीधे मारती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, पकड़ के मारती हैं। जबकि बी सेल खुद नहीं मार पाती, वो एक प्लाज्मा सेल बनाती हैं और वो प्लाज्मा सेल तब इस प्रकार वाई शेप एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो अभी हमने जो एंटीबॉडीज़ पढ़ी वो कौन बनाता है, आपका बी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। अब आपने बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट भी समझ लिया। अब हम क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में मैंने आपको क्या बताया कि हम इसमें कोई बाहरी रोगाणु शरीर में डालते हैं और हमारा शरीर उसके प्रति क्या बना लेता है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। ये तो पढ़ा रहे थे हम आपको। हमने आपको एंटीबॉडीज़ बताई, बी सेल्स बताई, टी सेल्स बताई। अब इनके आधार पर हम उपार्जित हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको दो भागों में बांटते हैं, तरल प्रतिरक्षा और कोशिका माध्य। ठीक है, सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल। ह्यूमोरल बोलते हैं तरल को। तरल यानी जैसे आपका रक्त है, प्लाज्मा है, तो पहले रक्त और प्लाज्मा को ह्यूमोरल तरल बोला जाता था। ठीक, अब सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। मैंने बोला था ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सीधे जो है किसी भी रोगाणु को पकड़ के नष्ट कर देती है, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि ये कोशिका खुद स्वयं कार्य कर रही है तो इसको सेल मेडिएटेड बोल देते हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र के हम इसको कह देते हैं। ठीक है, अब ये टी सेल कई प्रकार की होती हैं, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये टी सेल कब एक्टिव होती है, ये होती है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय। जब आपके शरीर में किसी के शरीर में जैसे किडनी उसकी काम नहीं कर रही है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी दी जा रही है, हो सकता है उसकी किडनी का जो टिश्यू है वो उसके बॉडी के टिश्यू के लिए क्या है, एंटीजन बन गया। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन यानी हमारे शरीर के लिए कोई भी बाहरी पदार्थ हमारे लिए एंटीजन है। हमारे शरीर के लिए कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर की प्रोटीन जैसा नहीं है उसको हम एंटीजन कह देते हैं। आपको याद रखना है एंटीजन। तो ये बॉडी ऑर्गन उसके लिए एंटीजन कहलाता है, एंटीजन बन जाता है। हम तो उसको किडनी दे रहे हैं लेकिन उसके शरीर के लिए वो क्या है, वो एंटीजन हो गया। बाहरी कोई प्रोटीन अंदर आ रही है जो उसके शरीर से मैच नहीं खा रही है। तो इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं तो अगर किसी का ऑर्गन हमारे बॉडी ऑर्गन से मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर मैच नहीं होता है तो फिर उसको दवाइयाँ देनी पड़ती है जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को दबाती रहती है, उसके टी लिम्फोसाइट्स को बनने ही नहीं देती है। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये टी लिम्फोसाइट या जो आपका कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र है ये कब एक्टिव होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय। ठीक है, तो उस समय उसको इम्यूनिटी यानी उसकी प्रतिरक्षा को दबाने वाली दवाइयाँ उसको देते हैं। दूसरा मैंने अभी बोला ह्यूमोरल यानी तरल। तो इसमें आपकी सारी बी लिम्फोसाइट्स आती हैं। क्या आती हैं, बी लिम्फोसाइट्स आती हैं। और ये क्या करती हैं, ये मैंने आपको बताया था ये प्लाज्मा सेल बनाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विशिष्ट प्रकार की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का विकास होता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ये खुद काम नहीं करेंगी, ये प्लाज्मा सेल बनाएंगी और वो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, आपका जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ तब काम करती हैं क्योंकि वो एक प्रकार की प्रोटीन है और वो रक्त के साथ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या कह देते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अगर आपसे बोला जाए कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है, टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं आपका कोशिका माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, और बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती हैं, तरल माध्यित तरल प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट से इसको समझाती हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको दो प्रकार की प्रतिरक्षा बताई थी, सहज और उपार्जित। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की रक्षा तुरंत करता है और सिग्नल देता है किसको, उपार्जित को, कि तैयार हो जाइए, बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है। तो
इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमेशा ऑन रहती है, वो कभी बंद नहीं होती है। कौन है? हमारा स्किन है, एपिथेलियल सेल्स है, म्यूकोसा परत है, ठीक है। ये जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, हमेशा ऑन रहते हैं आपकी बॉडी की रक्षा करने के लिए, ठीक है। कुछ क्या होती हैं कि शरीर में किसी रोगाणु के आने के बाद तब एक्टिव होती हैं। कौन कौन है वो? फैगोसाइट सेल है आपकी, डेंड्रिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज है, फैगोसाइटोसिस है, ये पीछे बताया आपको, मैक्रोफेज, डेंड्रिक सेल्स, ठीक। और ये कब बनती हैं लिम्फोसाइट? ये तब बनती है जब ये बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट होकर के, जैसे अगर आपने ये नाम नहीं सुने तो याद कर लीजिए, मैक्रोफेज तो मैंने आपको शुरू में बताया था, डेंड्रिक सेल। ये क्या करेंगे? ये जो बाहरी जीवाणु हमारे शरीर में आए उनको मार देंगी। उनको मारने के बाद उनके टुकड़े अपने साथ लेके जाएंगी, टुकड़े लेके जाएंगी तो इनको फिर सक्रिय करेंगी लिम्फोसाइट्स को। तब टी सेल और बी सेल बनती हैं। पहले टी सेल बनती है, टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करती है। बी सेल आप देखिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी, अभी बताया था आपको मैंने, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। और टी सेल दो प्रकार की सेल बनाती हैं, CD4 टाइप और CD8। ये पीछे मैंने आपको कैंसर में बताया था, एड्स में बताया था CD4 टाइप सेल। तो ये टी सेल का प्रकार है, इसको हेल्पर सेल कहते हैं, और CD8 को किलर सेल कहते हैं, यानी ये पकड़ के सीधे मारती हैं, ठीक है। तो ये था आपका तरल माध्यित और कोशिका माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपने पढ़े। इसमें आपके किताब में है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण और उसका प्रतिरक्षा निरोधन। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टी सेल। टी सेल जिम्मेदार होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया है और वो ऑर्गन को वो एंटीजन समझ रहा है, उसमें लगातार टी सेल्स बन रही हैं, तो उस अंग को वो नष्ट कर देंगी। किडनी को, माना सपोज किडनी किसी को दी तो उस किडनी को नष्ट कर देंगी। उसके लिए उस व्यक्ति को क्या दी जाती है? इम्यूनोसप्रेसेंट निरोधक, यानी जीवन प्रतिरक्षा निरोधक औषधियाँ दी जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इनको सप्रेस करती हैं, टी सेल को नहीं बनने देती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये देना तो अब मजबूरी है, वरना अगर किसी के प्रतिरक्षा तंत्र को आप दबा रहे हो तो उसके शरीर में और बहुत सारे इन्फेक्शन होने का क्या हो जाता है? खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति को दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं? जिसको हमने अंग प्रत्यारोपण किया है, ताकि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सप्रेस्ड रहे, दमित रहे, दबा रहे, ठीक है। और जब वो दबा रहेगा तो जो अंग आपने उसको दिया है उस अंग को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, समझ गए आप? अब हम क्योंकि पढ़ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में हमने अभी तक एंटीजन, एंटीबॉडीज़, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स पढ़ी। हमने पढ़ा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, तरल माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने अंग